हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स के कुछ और नए एडजस्टमेंट। यहाँ पे एसेट परचेस्ड एंड अमाउंट पेड फॉर फ्रॉम प्राइवेट फंड, यानी प्राइवेट फंड से अमाउंट पे किया गया है एसेट परचेज करने के लिए कंपनी के एसेट्स। तो हमको इसको क्या करना है, पहले फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग में बैलेंस शीट के अंदर एंट्री कर देंगे एसेट्स का। जैसे मशीनरी फर्नीचर परचेज हुआ, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज हुआ 30,000 रुपये का। तो एंट्री कर देंगे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के अंडर फर्नीचर 30,000 रुपये। और ये परचेज हुआ है प्राइवेट फंड से, यानी प्रोप्राइटर ने अपने पॉकेट से पैसे लगाए हैं। फर्नीचर परचेज का बिजनेस का पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया गया, बिजनेस के पैसे से नहीं खरीदा गया। तो इसको हमको क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है, क्योंकि कैपिटल बढ़ गया हमारा। बिजनेस प्रोप्राइटर ने और भी कैपिटल लगाया फर्नीचर परचेज करके, तो इसलिए कैपिटल बढ़ गया हमारा, इसलिए हमको कैपिटल में ऐड कर देना है। 1 लाख का कैपिटल है हमारा और फर्नीचर परचेज किया गया है पर्सनल फंड से। तो ऐड कैपिटल इन्वेस्टेड या फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम प्राइवेट फंड, प्राइवेट फंड से फर्नीचर परचेज किया, यानी प्रोप्राइटर ने अपने पैसों से फर्नीचर परचेज किया है। तो ऐड कर देंगे कैपिटल में, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, कैपिटल हमारा बढ़ गया, तो ऐड कर देना है, कैपिटल में ऐड करना है। और फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर हमको एंट्री कर देना है एसेट्स का। अगर कोई भी पुराना जैसे फर्नीचर पहले से रहा तो उसमें ऐड कर लेंगे फर्नीचर परचेज, ऐड फर्नीचर परचेज। और यहाँ पे नहीं है तो हम लोगों ने फर्नीचर डायरेक्ट लिख दिया है अमाउंट कॉलम में। तो 1,30,000 हमारा कैपिटल का अमाउंट हो गया, क्योंकि कैपिटल बढ़ गया हमारा। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन नोट पेड, मैनेजर कमीशन नोट पेड है यानी आउटस्टैंडिंग है। तो टू मैनेजर्स कमीशन मैनेजर्स कमीशन में ऐड कर सकते हैं हम लोग। या डायरेक्ट टू मैनेजर्स कमीशन लिख सकते हैं। टू मैनेजर्स कमीशन क्योंकि पेड नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग है, तो 5,000 रुपये का मैनेजर्स कमीशन। और यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है हमारा लायबिलिटीज ही होता है, और उसको हमको ऐड करना पड़ता है जो भी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन अगर नहीं है तो हम लोग टू मैनेजर्स कमीशन लिख देंगे। और अगर मैनेजर्स कमीशन रहा, जैसे 10,000 रुपये मैनेजर्स कमीशन है और आउटस्टैंडिंग है हमारा 5,000 रुपये, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 5,000 रुपये। और अगर मैनेजर्स कमीशन रहा ही नहीं तो हम लोग जैसे अभी किए थे, हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 15,000 रुपये मैनेजर्स कमीशन हो गया, और आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग था।
ये लाइबिलिटीज था हमारे लिए, इसीलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर हमको लिखना है। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब हुआ कि गुड्स दे दिया जाता है क्रेडिट में, तो अगर क्लाइंट जो है वो हमारा कस्टमर अगर गुड्स को यूज करता है, उसके बाद देख लेता है कि इसको अप्रूव किया जाएगा या वो रिटर्न भी कर सकता है, तो इस बेसिस पे अगर सेल किया गया तो इसको कैसे एंट्री करना है हम लोग को। तो जो कॉस्ट प्राइस है, मान लिया गुड्स सेल का गुड्स सोल्ड हुआ है, गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपये और सेल्स प्राइस है 5,500 रुपये। 5,500 रुपये हमारा सेल प्राइस है, यानी 500 रुपये हमारा प्रॉफिट है। तो इसको हमको क्या करना है, सेल्स में से घटा लेना है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे अगर सेल किया गया तो सेल्स में से घटा लेना, सेल्स में इंक्लूडेड है। और उसके बाद हमको क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐड कर लेना है इस अमाउंट को। अगर सेल अप्रूव हो गया तो हम लोग सेल्स में ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक से घटा लेंगे, मगर सेल ऑन अप्रूवल है तो इसीलिए हमको सेल से घटा लेना है और ऐड कर लेना है क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि ये हमारे सेल नहीं है। टू सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 का सेल है, इसमें से घटा लेंगे लेस सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल कितना सेल हुआ, कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे हमको घटाना है सेल्स प्राइस, 5,500 रुपये घटा लेंगे, 5,500 रुपये। जो भी सेल्स प्राइस है उसको हमको घटा लेना है। तो 5,500 रुपये यानी सेल्स में से सेल्स प्राइस घटाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस हमको घटाना है। 15,000 में 50,000 में से 5,500 रुपये घटा लेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 44,500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, टू क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है और सेल ऑन अप्रूवल है हमारा। कॉस्ट प्राइस सेल ऑन अप्रूवल का है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये ऐड कर लेंगे, ऐड सेल ऑन अप्रूवल। 5,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लेंगे हम लोग। जब तक सेल नहीं हो जाएगा पूरा कंप्लीट तब तक हमको सेल में एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे सेल हमारा सेल ऑन अप्रूवल है, यानी सेल जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक सेल्स नहीं कहा जाएगा, इसीलिए हमको सेल में एंट्री नहीं करना। सेल से हम लोग घटा लेंगे, सेल में इंक्लूड है। उसके बाद हमको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना है, ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक ही माना जाएगा। अभी जब सेल हो जाएगा, कस्टमर अप्रूव कर लेगा और वो खरीद लेगा, तो उसके बाद हमको सेल्स में ऐड कर लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके ही लिखेंगे। करंट एसेट्स के हेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक जो लिखेंगे वो ऐड किया हुआ अमाउंट ही लिखेंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक पहले 15,000 रुपये उसको नहीं लिखना है, ऐड करके ही
जो अमाउंट आया हमारा 20,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, उसी को हमको लिखना है यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड 20,000 रुपये। उसके बाद है चेक डिसऑनर्ड, यानी चेक मिला है कस्टमर से और वो डिसऑनर हो गया है, तो इसको हमको बैंक से घटा लेना है। जो चेक जब भी रिसीव होता है हम लोग बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक में ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग बैंक से घटा लेंगे। उसके बाद ऐड कर लेना है डेटस से, यानी डेटस का हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, यानी डेटा फिर से बढ़ गया है, तो करेंट एसेट्स का हेडिंग के अंदर चेक डिसऑनर हुआ है 5,000 रुपये का, सन्ड्री डेटस 15,000 रुपये है। 5,000 रुपये का पेमेंट किया, तो इसका मतलब सन्ड्री डेटस घटा हुआ है, चेक से पेमेंट किया हम लोगों ने, यहाँ पे घटा दिया और बैंक में भी ऐड कर लिया, चेक रिसीव हुआ था। जब बैंक में डाला गया तो चेक डिसऑनर हो गया, तो इसके मतलब हमको बैंक से घटा लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया है 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये ऐड कर लेंगे सन्ड्री डेटस में से। और कैश एट बैंक में से हमको घटा लेना है कैश एट बैंक 25,000 रुपये है, उसमें से घटा लेंगे लेस चेक डिसऑनर्ड 5,000 रुपये घटा लेना है। चेक जब भी रिसीव होता है तो एंट्री हो जाता है उसका बैंक में, बैंक अकाउंट में, मगर बैंक में पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होता, ये कैश बुक में एंट्री हो जाता है हमारा, इसीलिए हमको कैश बुक से यहाँ हम घटा रहे हैं, बैंक में से घटा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कैश बुक से घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने घटा लिया 5,000 रुपये, तो 20,000 रुपये बैंक का अमाउंट आया। उसके बाद है डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसीवेबल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बिल्स रिसीवेबल बैड डेप्ट, यानी राइट ऑफ जब किया जाता है, बैड डेप्ट हुआ तो हम लोगों ने राइट ऑफ किया सन्ड्री डेटर्स से, मगर वहाँ पे हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया था बिल्स रिसीवेबल से। तो जब भी बिल्स रिसीवेबल से राइट ऑफ कर देंगे तो हम डिसऑनर्ड भी बोल सकते हो और बैड डेप्ट भी बोल सकते हैं। तो टू बैड डेप्ट हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया है और फिर बिल्स रिसीवेबल से घटा लिया है। यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, क्लियर बोला गया है, राइट ऑफ नहीं किया गया है, क्लियर बोला गया है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया है, तो हमको घटा लेना है बिल्स रिसीवेबल से और ऐड कर देना है सन्ड्री डेटर से, यानी सन्ड्री डेटर से हमारा फिर से बढ़ गया है। तो करेंट एसेट्स का हेडिंग के अंदर सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर लेना है। चेक डिसऑनर होगा या बिल डिसऑनर होगा, सन्ड्री डेटर्स से ऐड कर लेंगे। 15,000 रुपये सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है। उसके बाद ऐड बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग। बिल डिसऑनर्ड 5,000 रुपये का बिल डिसऑनर हो गया है, तो 5,000 रुपये ऐड कर लेंगे सन्ड्री डेटर्स में। तो सन्ड्री डेटर्स हो गया हमारा 20,000 का। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 20,000 रुपये और 5,000 रुपये का डिसऑनर हो गया, तो घटा लेना है लेस डिसऑनर्ड
₹5000 घटा लेंगे हम लोग। तो ₹15,000 बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो गया। जब भी डिसऑनर होगा बिल सन्नी डेटर्स में ऐड करना है और बिल्स रिसीवेबल से घटा लेना है। अगला ट्रांजैक्शन है डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल, यानी बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया है। तो बिल्स पेबल डिसऑनर हो जाएगा तो हमको बिल्स पेबल से घटा लेना है, और इसी तरह जैसे सन्नी डेटा से हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो बिल्स पेबल का जो भी डिसऑनर बिल होगा उसको हम लोग सन्नी क्रेडिटर्स से ऐड कर देंगे, यानी क्रेडिटर्स हमारा फिर से बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है। करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग में करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर हमको ऐड कर देना है सभी क्रेडिटर्स से। सभी क्रेडिटर्स है हमारा ₹17,000, बिल डिसऑनर हुआ ₹3,000 का। तो ऐड बिल डिसऑनर्ड, लाइबिलिटी साइड में ही एंट्री होगा सब। तो ₹3,000 का बिल डिसऑनर हो गया है। तो ऐड कर लेंगे सभी क्रेडिटर्स में से। सभी क्रेडिटर में ऐड कर लिया हम लोगों ने, तो ₹20,000 सभी क्रेडिटर्स का अमाउंट हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल से घटा लेंगे जो भी डिसऑनर हो गया। बिल्स पेबल ₹15,000 का है और डिसऑनर हुआ है ₹3,000 का, लेस डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड या बिल्स पेबल डिसऑनर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग। ₹3,000 घटा लेंगे। तो ₹12,000 का हमारा बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोग जानते ही हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। क्रेडिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक ₹15,000, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स के हेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना है। ₹15,000। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते वक्त हमको एक बात ध्यान में रखना है, क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से कौन कम है। जो भी लेसर होगा, लेसर अमाउंट होगा। मार्केट प्राइस और क्लोजिंग और कॉस्ट प्राइस भी दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि मार्केट प्राइस इतना है क्लोजिंग स्टॉक का ₹15,000, और सेल जो मार्केट प्राइस ₹15,000 है और कॉस्ट प्राइस है ₹10,000। तो जो भी लेसर अमाउंट, जैसे कॉस्ट प्राइस हमारा ₹10,000 लेसर अमाउंट हुआ, कभी कभी होता है कि मार्केट प्राइस कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो जो भी लेसर अमाउंट रहेगा उसी को हमको क्लोजिंग स्टॉक में लिखना है। इसी तरह हमको सारी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। थैंक यू।